हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQs टाइप क्वेश्चंस की, बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो आपके रिलेटेड होंगे चैप्टर लाइट से, यानी कि प्रकाश से। चैप्टर लाइट जो है वो हमारे विज्ञान का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर में से एक है। साइंस जो है ये लाइट चैप्टर, इसका लाइट को क्रमवार हमने जो है आपको पहले भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसमें बहुत ही डिटेल में कंपटीशन लेवल के आधार पर जो क्वेश्चंस MCQs बनते हैं उस पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। अगर आपने वीडियोस अभी नहीं देखे होंगे उनके, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे MCQs क्वेश्चंस की, जो लाइट चैप्टर से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। और आपका जो BTC का सिलेबस है, जिसका 3rd सेमेस्टर है जो आपका, उसमें भी ये चैप्टर है वहाँ पे लाइट, तो आप इसके MCQs को पेपर से पहले ज़रूर देख के जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो इस वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश जो है वो प्राप्त होता है। क्वेश्चन 1, प्रकाश प्राप्त होता है। A, B, C and D ऑप्शंस हैं। खुद को भी जज करते जाइए, चेक करते जाइए, एक तरीके से गेस करते हुए और बताते हुए अपने आंसर, जिससे आपको एक आइडिया लगता जाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है इस चैप्टर को लेकर के। तो यहाँ पे बात करें अगर सही ऑप्शन की, तो डी इन सभी से जो है राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तारे हो, मोमबत्ती हो, सूर्य हो, इन सभी से जो है हमें प्रकाश प्राप्त होता है। दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। मूव ऑन दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक, आभासी, A और B दोनों, या फिर कोई नहीं। तो बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों जो हैं वो प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं, वास्तविक और आभासी, जिसमें आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज जो है वो किसका मात्रक है, आपसे पूछा है। ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का, या फिर वेग का। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आवृत्ति का। जो आवृत्ति है इसका मात्रक है हर्ट्ज। मात्रक से जो है आपसे SI यूनिट में, MKS यूनिट में इस तरह से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मात्रक का। तो आपको जल्द ही एक वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें सारे मात्रक के जो है आपको ट्रिक से मिलेंगे याद करने के लिए, तो आप उसको भी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है आवर्तकाल T तथा आवृत्ति N के बीच का संबंध, और सूत्र के माध्यम से आपको इन दोनों के बीच का संबंध समझाना है। चलिए सबसे पहले बात करें कि आवर्तकाल क्या है। देखिए दोस्तों, आवर्तकाल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसीलिए यहाँ पे इसको T से देखिए डिनोट भी किया गया है। किसी भी वस्तु का जो आवर्तकाल होता है वो उस वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लिया गया जो है वो समय होता है। या फिर और भी इसको डिटेल में जाने तो किसी समय में या जितने समय में कोई वस्तु एक दोलन को पूरा करती है, उस समय को हम उसका जो है वो आवर्तकाल कहते हैं, एक दोलन में पूरा करने के लगे समय को। ठीक है, इसे T से डिनोट करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो अगर बात करें फॉर्मूला, हम इस आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला आता है हमारा T = 1/n। T = 1/n। यहाँ पे जो ये n है ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और ये जो T है वो आवर्तकाल है। और अब बात करें हम आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की जो संख्या है उसकी जो आवृत्ति है वही जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस आवृत्ति को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो बनेगा, हमारा आवृत्ति का फॉर्मूला, वो बनेगा n = 1/t। यहाँ पे t आपका आवर्तकाल है और n जो है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इस तरीके से। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है इन दोनों के बीच का संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है A, B, C और D, और आपका जो सही आंसर होगा उसमें ये ऑप्शन नंबर B, यानी कि T × N = 1 जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और उसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली अपडेट्स के लिए, अच्छे से अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को
ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला प्रश्न है कि लेंस कितने प्रकार का होता है, आपको लेंस पूछा हुआ है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लेंस है, प्रकाश की किरणें हैं, अवतल उत्तल लेंस, ये सारी चीज़ें, प्रतिबिंब, आवर्धन क्षमता, जो भी आपका एक लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ना सिर्फ आपके बीटीसी के लिए मैं कहूँगी, बल्कि जो सिर्फ आपका कंपटीशन एग्जाम है जिसमें हाई लेवल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थियरी है वो हमने डिस्कस कर रखी है। 2 वीडियोस इसके पहले अपलोड हो चुके हैं लाइट चैप्टर के, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि लेंस कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो बात करें लेंस की, लेंस होता है हमारा 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। लेंस हमारा क्या हो गया, एक अवतल और एक उत्तल लेंस। बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है मैंने वीडियोस में जो अपलोडेड हैं, उनको देखिएगा जाके डिटेल में और ज़्यादा समझने के लिए लेंस को। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो अवतल लेंस है उसमें एक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, आपको बताना है सही आंसर। देखिए यहाँ पे बात करें अगर अवतल लेंस की, तो ये सदैव सीधा, आभासी और छोटा होता है। कैसा होता है, सीधा, आभासी और छोटा होता है। डिटेल में आपको वीडियो में वहाँ पे अवतल उत्तल लेंस के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो एक अंतर के तौर पर समझाई गई हैं, जिसको आपको अगर आप अंतर पढ़ते हैं तो वो आपके रिटन एग्जाम में भी जो होते हैं बीटीसी लेवल पे, उसमें भी बहुत अधिक काम आएगा। वहाँ से जाके देखिएगा आप उसको। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल के बारे में आपसे पूछा गया है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन है आपके, बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करें यहाँ पे सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है वो प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की चाल जो है निर्वात जो है उसमें सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्त वस्तु क्या है। दीप्त वस्तु है, आपसे पूछा है ए, बी, सी और डी दीप्त वस्तु के बारे में। मोमबत्ती, चांद, दर्पण या फिर कागज। देखिए दीप्त वस्तु क्या होती है, जिनका अपना एक स्वयं का प्रकाश होता है, वो होती है हमारी दीप्त वस्तुएं। तो बात करें यहाँ पे हम, जो चांद है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसमें जो है वो अपना स्वयं का प्रकाश होता है। बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आवर्धन से आया है कि आवर्धन का सूत्र होता है। आवर्धन का सूत्र आपसे यहाँ पे पूछा है। तो देखिए आवर्धन का सूत्र के लिए आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही होगा कि m = I/0। अच्छा यहाँ पे m जो है वो क्या चीज़ है, ये जो आवर्धन लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसलिए यहाँ पे ये m दिया हुआ है। और I जो है हाइट ऑफ इमेज, हाइट of image, height of image and height of object, height of image and height of object जो है ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन बराबर। तो यहाँ पे देखिए इसको I से डिनोट किया हुआ है और नीचे ऑब्जेक्ट को O से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए m = I/O जो है इसका सही आंसर होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके ए, बी, सी और डी। बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पे f क्या है, f है आपकी फोकस दूरी, v क्या है आपका, v है प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वो है वस्तु की उस बिंदु से दूरी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेंस का सूत्र क्या होता है। इसी तरह से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इससे, लेंस के सूत्र से, कि लेंस की क्षमता जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आपसे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप कहेंगे डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो इसका एसआई मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला प्रश्न है कि बर्फ का ताप होता है। बर्फ का ताप आपसे पूछा है। बात करें सही आंसर की, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बर्फ के ताप के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि द्रव के जलवाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब द्रव जो है वो जलवाष्प में बदलता है तो डेफिनेटली उसको वाष्पन कहते हैं।
अच्छा, संघनन को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बिल्कुल वाइस वर्सा यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है वाष्पन का संघनन। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे। जब गैस से द्रव में बदल जाए तो फिर वो संघनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या दोनों पे, या फिर कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसके ही द्वारा जो है वो किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा। ध्यान अवश्य रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लाते हैं क्यों? जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी, पारा क्यों हम उपयोग में लाते हैं? क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। जी हाँ, इसका क्वथनांक अधिक होता है। ये चमकदार होता है, बिल्कुल ये चमकदार होता है। इसका वाष्प दाब कम होता है, हाँ इसका वाष्प दाब भी कम होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी जो है आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ से फटाफट से अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे जुड़े नहीं हैं, तो जुड़िए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिखाइए चैनल पे और आपको ऐसे ही जो है बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। देते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि सूर्य का ताप मापा जाता है पारे के तापमापी द्वारा, स्थिर आयतन तापमापी या प्रतिरोध तापमापी द्वारा या उत्तापमापी द्वारा। बस इसको आप याद करिएगा यहाँ पे कि सूर्य का जो ताप है वो उत्तापमापी के द्वारा ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वस्तु ए का द्रव्यमान बी से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किसका ताप अधिक होगा? ए का, बी का, दोनों का, या फिर कुछ कह नहीं सकते। देखिए द्रव्यमान जो है वो ए का ज़्यादा है बी से, लेकिन ऊष्मा समान मात्रा में दी जा रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए का तापमान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी का जो है वो ताप भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1 कैलोरी होता है, आपको बताना है कि 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर होता है। ये प्रश्न है यहाँ पे आपका। 4.18 जूल या फिर 4.18 इंटू 10 टू द पावर 2। नेक्स्ट में है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल या 4.8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। आपको यहाँ पे बताना है सही आंसर। तो बात करें यहाँ पे कि 1 कैलोरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 4.18 जूल, इसके बराबर आपका 1 कैलोरी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो आपका 1 किलो कैलोरी जूल जो है वो 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा अंतर क्या है किलो कैलोरी और कैलोरी में। ये जो एसआई यूनिट है उसमें और एमकेएस में अंतर है। जैसे कि आपका जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम जो होता है आपका, जिसको हम कहते हैं सेमी ग्राम सेकेंड पद्धति, उसमें ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। लेकिन जो एमकेएस सिस्टम होता है उसमें ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी होता है। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की तरफ। पूछा है पानी कितने डिग्री पर उबलने लगता है। बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो अपना पूरी तरीके से जो है वो उबलने लगता है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपसे दोस्तों इसी के साथ। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया हो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घड़े में जो रखा हुआ पानी होता है वो ठंडा हो जाता है क्यों? किस विधि द्वारा ऐसा क्या होता है कि घड़े में रखा पानी ठंडा होता है? चालन द्वारा, वाष्पन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, क्या ऐसा कारण है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे जो चालन विधि है, एक चालन द्वारा जो है वो घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो घड़े की एक तरीके से जो सतह होती है, या उसके कह सकते हैं हम जो दीवार होती है घड़े की, वो क्या होती है लगातार वाष्पोत्सर्जन की उसमें प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके तहत उसकी जो चारों दीवारें होती हैं ना, वो क्या होती ठंडी होती हैं दीवारें, और इसी वजह से जो आपका पानी है वो भी ठंडा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है क्या? लकड़ी, तांबा, कांच या कागज? आपको बताना है कि ऊष्मा का सुचालक क्या है। तो बात करें ऊष्मा के सुचालक की, तो यहाँ पे तांबा जो है वो ऊष्मा का सुचालक है, क्योंकि लकड़ी, कांच और कागज ये सब कुचालक हैं ऊष्मा के। सुचालक और कुचालक का अंतर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जो कुचालक होता है उसमें क्या होता है कि जो उसकी परमाणु की बाहरी कक्षा होती है,
है ना, उसके जो अणुओं के परमाणु की बाहरी कक्षा होती है उसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम कुचालक कहते हैं। कुचालक जो होता है, याद रखिएगा, ये जो कुचालक होता है इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत कम होती है, और प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से जो एक करंट का प्रवाह होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए जो है वो गर्मी भी जो है वो गर्मी हीट ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए उसको हम कुचालक कहते हैं, जिसमें आपका लकड़ी, कागज और कांच इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन सुचालक है वो जस्ट इसके अगेंस्ट होगा, जिसमें तेजी से ऊष्मा का प्रवाह होगा, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, तो इसमें जो है आपका तांबा जो है वो सुचालक का उदाहरण है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा पेपर में, वो है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ, इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके अपने आंसर को बताइएगा दोस्तों। और आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम एक पार्ट और करेंगे जिसमें एमसीक्यूज करेंगे लाइट चैप्टर के, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।